ये आप देखना, ये है द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, यही है। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर has 100 turns and the transformation ratio is also 100। यही है, देख रहे हो? यस सर, ये है। आकाश देख रहे हो? हाँ सर, यही है। हाँ, the primary coil of an ideal step-up transformer has 100 turns and the transformation ratio is also 100। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, जो इसका प्रिंसिपल था ना ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल होता है E2/E1, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल होता है E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। ठीक है, अब ये जो N2/N1 है, इसी को बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, और N2/N1 जो इस केस में है, इस क्वेश्चन में ये 100 दे रखा है हमको, 100। N2/N1 ये दे रखा है 100। उसके बाद देखिए, द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर 220 वोल्ट एंड 1100 वॉट रिस्पेक्टिवली। तो जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज यानी कि E1 जो मेरे को दे रखा है, ये होता है हमारा इनपुट वोल्टेज, ये होता है आउटपुट वोल्टेज। तो जो इनपुट वोल्टेज है वो दे रखी है 220 वोल्ट। तो E1 गिवन है 220 वोल्ट। दूसरा, इन्होंने बोला था इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर 1100 वॉट रिस्पेक्टिवली। तो जो पावर दे रखी है, यानी कि इनपुट पावर 1100 वॉट रिस्पेक्टिवली। अब फर्स्ट पार्ट में देखिएगा क्या क्या दे रखा है, तो क्या पूछा है इन्होंने फर्स्ट पार्ट में। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स बताइए सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। सेकेंडरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। तो देखिए, ये होता है प्राइमरी में वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज। ये होता है सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज। ये होता है प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स और ये होता है सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स। N2/N1 जो है, ये रेशियो मुझे 100 दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, ये है E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। मुझे नहीं मालूम कि E2 कितना है, तो पहले मैं निकालूंगा। E2/E1 कितना है, 220, और N2/N1 ये पूरी वैल्यू दे रखी है मुझे 100। इसको इधर ले जाइए। इट इम्प्लाइज दैट E2 इज इक्वल टू 220 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि आप नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी बताइए, यानी कि वो N2 पूछ रहे हैं आपसे। तो N2/N1 इज इक्वल टू E2/E1 इज इक्वल टू E2/E1। फिर N2/N1 ये मुझे कितना दे रखा है, N2/N1 ये मुझे दे रखा है 100। तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, बोल दो इसको। और यहां से मैं कहूंगा कि N2 कितना हो गया, 100N1। N2 की वैल्यू हो गई 100N1। therefore N2/N1 is equal to E2/E1। E2 कितना है, 22,000, और E1 कितना था, 220। N2 क्या हो गया, 100N1, और N1 तो N1 है ही। क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट रुकिए। N2/N1 हमारे पास 100 आ गया। E इंटू आई। हाँ जी, सर हो गया। का एक फॉर्मूला होता है ना, E इंटू आई, हाँ हाँ हाँ, वो लग इसको सकता है क्या? एक मिनट,
यहाँ पर ये है हमारे पास N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू 100 है, तो मैंने ये कर दिया N2 इज इक्वल टू 100 N1, और यहाँ पर इसका इस्तेमाल करूंगा मैं P का, तो P1 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा P1 into I, कितना, P1 into I, क्योंकि I तो कॉमन ही होगा दोनों में। आप E1 इंटू I1 कर दीजिए इसको, ठीक है, E1 इंटू I1, और अच्छा लो, मैं फालतू में अब I1 ढूंढ रहा हूँ, क्वेश्चन में ही देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स, तो वो N1 मेरे को दे रखा है, N1 दे रखा है इसमें, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100, मैंने देखा नहीं, शुरुआत में ही दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, वो दे रखा है 100 दे रखा है, तो 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000, तो 10,000 टर्न्स हो गया। बताइए जी, ये तो क्लियर है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सर हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड है द करंट इन द प्राइमरी, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में आपने ये देखा P1 इज इक्वल टू E1 इंटू I1, तो I1 क्या हो जाएगा P1 अपॉन E1, तो P1 कितना दे रखा है 1100, और E1 कितना है 220, जीरो से जीरो कर दिया, 11 टू जा और 11 टेन जा, 5 एम्पियर आ गया। बताइए क्लियर है ये वाला भी, हाँ सर। ये भी 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट में क्या है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, यानी कि E2 पूछ रहे हैं, तो E2 हमने निकाल ही लिया था 22,000 वोल्ट, ये भी हो गया। फोर्थ है द करंट इन द सेकेंडरी, करंट इन द सेकेंडरी कैसे निकालेंगे, देखो जी, करंट इन द सेकेंडरी ऐसे निकालेंगे हम कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 है, E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 है, और फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा करंट है, ये जो E2 है, ये भी तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम इस रेशो को ये भी बोल सकते हैं कि ये उल्टा हो जाएगा इसका, ये इस तरीके से होगा कि जैसे मान लो E2 है, तो E2 को मैं क्या बोलूंगा V इज इक्वल टू आई आर, जैसे होता है ना, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो E2 को हम बोल देंगे, इसका रेशो किस तरह से होता है, ये होता है बेटा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये होता है I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये उल्टा होता है इस चीज में, ठीक है। और ऐसा कैसे करा, क्योंकि जो इनपुट पावर होती है ना, शायद बताया था मैंने, इनपुट पावर और आउटपुट पावर वो दोनों इक्वल होती हैं, इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल रहती है ट्रांसफार्मर के केस में, और इनपुट पावर हो जाएगी E1 I1, और आउटपुट पावर हो जाएगी बेटा E2 I2, तो अगर मुझे E2 अपॉन E1 निकालना है तो वो I1 अपॉन I2 के इक्वल हो जाएगा, समझ गया ना ये चीज। हाँ सर आ गया। तो ये I1 अपॉन I2 E2 अपॉन E1 के इक्वल, तो I1 अपॉन I2 N2 अपॉन N1 के इक्वल, और I1 मैं निकाल चुका हूँ, I1 है 5 एम्पियर, तो इट इम्प्लाइज दैट 5 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 कितना है 100, तो 5 20 सा, तो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, यानी कि 0.05 एम्पियर। बताइए समझ गए, बताइए जी क्लियर है इतना, चले आगे। यस सर। हाँ सर। ठीक है जी, उसके बाद ये पूछ रहे हैं पावर इन द सेकेंडरी, तो पावर इन द सेकेंडरी, क्योंकि ये जो है हमको आइडियल ट्रांसफार्मर दे रखा है,
तो पावर इन द सेकेंडरी यानी कि आउटपुट पावर वो इनपुट पावर के इक्वली होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए जी एग्जांपल नंबर 68, ये भी सीबीएसई में आ चुका है। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, देखना यही है आप दोनों की बुक में। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हिच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट। बताइए ये क्लियर है, यही वाला है क्वेश्चन। हाँ सर। ये नहीं हाँ है, सर यही है। यही है। ठीक है, तो देखिएगा हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, यानी कि प्राइमरी का करंट पूछ रहे हैं। प्राइमरी का करंट मतलब वो I1 पूछ रहे हैं आपसे। इधर करूंगा मैं, एग्जांपल नंबर 68, वो प्राइमरी का करंट पूछ रहे हैं यानी कि I1 पूछ रहे हैं। दूसरा ये क्या है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है विच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट, यानी कि जो प्राइमरी वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज है 22 वोल्ट, यानी कि E1 है 220 वोल्ट और E2 है 22 वोल्ट। E1 है 220 वोल्ट और E2 है 22 वोल्ट टू ऑपरेट अ डिवाइस विद एन इंपीडेंस ऑफ 220 ओम। तो यानी कि इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब रेजिस्टेंस, ये दे रखा है 220 ओम का, 220 ओम का ये दे रखा है मेरे को, टू ऑपरेट अ डिवाइस। तो ऑपरेट जो करते हैं ना डिवाइस, जो ऑपरेट करते हैं तो वो हमेशा कहाँ लगाई जाती है डिवाइस, वो हमेशा आउटपुट में लगाई जाती है। मतलब अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ तो ट्रांसफार्मर में जो उसका आउटपुट है यानी कि जो सेकेंडरी वाली जो कॉइल है ना, सेकेंडरी वाली कॉइल से ही मेरा आउटपुट जो है वो सेकेंडरी वाली कॉइल पर डिपेंड करता है। कैसे भाई, प्राइमरी कॉइल में तो मैं इनपुट प्रोवाइड करूंगा कि मैंने कितना वोल्टेज दिया, कितना करंट दिया, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट हमारा सेकेंडरी कॉइल पर होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो आउटपुट मतलब हमारा स्टेप डाउन है, मतलब मुझे एक ऐसी डिवाइस को ऑपरेट करना है जिसमें मुझे कम वोल्टेज की जरूरत है आउटपुट में। तो आउटपुट में 220 ओम, क्योंकि आउटपुट में ही तो मैं किसी डिवाइस को ऑपरेट करूंगा, उस डिवाइस का इंपीडेंस दे रखा है 220 ओम, यानी कि Z2 दे रखा है मुझे। जो सेकेंडरी वाली कॉइल की साइड होता है वही होता है आउटपुट, और वो हमको दे रखा है 220 ओम। तो इसलिए मैं इसको Z2 बोलूंगा। ये हो गया 220 ओम। उसके बाद देखिएगा, अब इन्होंने पूछा गया है यहाँ पर हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी, मतलब ये I1 पूछ रहे हैं हमसे। तो देखिए E2 है E1 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, E2 है E1 है Z2 है, Z2 है तो मैं I2 निकाल सकता हूँ। जब E2 और Z2 है ना मेरे पास, तो हम कहेंगे सिंस बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर V तो है नहीं, यहाँ तो E है, तो E2 इज इक्वल टू I2 इंटू Z2। Z जो है वो रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करता है, तो अब I2 कितना हो जाएगा, E2 अपॉन Z2। तो E2 क्या हो गया 22 और Z2 क्या हो गया 220, 22 वन जा और 22 टेन जा, तो I2 हो गया 1/10 एम्पियर। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। तो I1 क्या हो जाएगा E2 I2 अपॉन E1, और E2 कितना है 222 और I2 कितना है 1/10 और E1 कितना है 220, 22 टेन जा, तो I1 हो गया 1/100। समझ गए। हाँ सर। I1 हो गया 1/100, यानी कि
0.01 एम्पियर, क्या I1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 68 के बाद में अगला देखिएगा 69। 69 में देखो क्या दे रखा है, अ ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 1000 टर्न्स इन इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग। यही है क्वेश्चन 69। हाँ सर यही Yes, है, sir. लेकिन हो जाएगा सर ये तो। ठीक है, छोड़ दो इसको। उसके बाद देखो Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 70 देखो और 71 देखो। 70 और 71, ये बताइए ये भी हो जाएगा, देख लो एक बार। Yes, sir. हो जाएगा। ठीक है जी, हो तो फिर जाएगा सर। एक काम करो, 71 है, एक बार देखना 74 जो है ये, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हिच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। यही वाला है 74 आपके में। हाँ सर। एक बार देखो ये होता है कि नहीं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, बस याद रखना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये देखकर बताइए हो जाएगा कि नहीं। अगर हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं फिर। Yes, sir. हो जाएगा। हो जाएगा सर। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दो, पानी पी रहा हूँ, फिर इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो भी निपटाते हैं, खत्म करते हैं चैप्टर। चलिए जी, फिर हटाता हूँ मैं इसको, कर लीजिएगा ये। इजी जनरेटर कर लेते हैं। चलिए जी, एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में हालांकि ऐसा कोई नई चीज नहीं है एसी जनरेटर में। ये वो चीज है जो आप लोगों ने 2 साल पहले 10th क्लास में करा है, तो शायद याद हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। बस एक फॉर्मूला नया है कि इसमें जो फ्लक्स जनरेट होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था इसमें कुछ भी। देखिए, ये नॉर्थ पोल हो गया। नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेते हैं हमेशा किस मैग्नेट का, एक हॉर्सशू टाइप मैग्नेट का। मतलब ये अंदर से यहाँ पर नॉर्थ पोल जो है ये कर्व्ड होता है, इसी तरह से ये जो साउथ पोल है ये भी अंदर से कर्व्ड होता है।
ये कर्व इस वजह से बनाया जाता है कि इसके बीच में एक कॉपर की रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव करना होता है, घूमना होता है। तो अगर वो स्ट्रेट होगा, नॉर्थ पोल जो है, अगर वो ऐसे कर्व नहीं होगा अंदर की तरफ, वो स्ट्रेट होगा, तो जब कॉइल घूमेगी तो कॉइल का टकराने की उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कॉइल टकराएगी तो फिर उसमें स्पार्किंग हो सकती है और स्पार्किंग से उसमें आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से जब भी कभी जनरेटर बनाया जाता है तो जनरेटर में ये ध्यान रखा जाता है कि नॉर्थ पोल जो है वो अंदर की तरफ ऐसे कर्व हो, किसी तरह से साउथ पोल कर्व हो, ताकि कर्व के अंदर एक कॉइल आसानी से घूम सकती है बिना टकराए, क्योंकि सर वो रोटेशनल। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो बताया था, रेडियल फील्ड वो होती है जो अपनी फील्ड लाइंस को कंसंट्रेट कर देती है कर्व की वजह से, वो हाँ इसमें नहीं हाँ, रख सकता? नहीं नहीं, मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको मैग्नेट की हेल्प से हमको करंट जनरेट करना है। और मैंने ये कहा कि मैं इसको अंदर की तरफ जो मैं कर्व ले रहा हूँ ना, कर्व लेने का एक रीजन ये है। वो रेडियल फील्ड वाला तो आप सही कह रहे हो कि वो टेंजेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है रेडियल फील्ड। लेकिन यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ वो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कॉइल घूमेगी, तो जो कॉइल घूमेगी तो इसलिए कर्व दे रखा है अंदर, ताकि रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में टकराने के चांसेस खत्म करने के लिए उसको कर्व दे रखा है। वो चीज तो है ही रेडियल फील्ड वाली। ठीक है सर। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि इसके बीच में मैंने कॉइल को रख दिया। अब कॉइल क्या है, कॉइल कुछ भी नहीं है। कॉइल ऐसे है कि जैसे कि कोई एक स्ट्रेट वायर हो, और स्ट्रेट वायर को घुमाकर, एक मिनट, जैसे एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास, कोई सीधा स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर को ही आपने ऐसे लिया, तो मोड़कर ऐसे कर दिया और ऐसे ज्वाइन कर दिया, मतलब आपने उसको रेक्टेंगुलर शेप दे दी। ठीक, तो उस रेक्टेंगुलर जो आपने शेप दी है वायर को, उसी को हम कॉइल बोल देते हैं। उसको ऐसे रख दिया आपने यहाँ। ये है, रेक्टेंगुलर शेप दे दी एक वायर को, और फिर इसके बाद ये रिंग वन है, और दूसरा वायर वो अंदर से हॉलो है। ये रिंग रिंग हॉलो ही होती है खैर अंदर से। तो इस रिंग में से ये दूसरा वायर निकला, और ये जो दूसरा वायर है, रिंग टू, फिर रिंग वन जो है वो यहाँ पर B1 से कनेक्टेड है। B1 मतलब ब्रश वन, कार्बन के ब्रशेज होते हैं ये। और ये हो गया B2 मतलब ब्रश टू। रिंग टू जो है वो दूसरे ब्रश से कनेक्टेड है, उसको B2 बोल दिया। और यहाँ पर एक बल्ब है कनेक्टेड, इस तरीके से कनेक्टेड है। अब देखिएगा क्या होगा,
इसकी वर्किंग देख लीजिए। हमने कहा कि ये जो कॉइल है, मतलब ये बेसिकली था क्या, ये एक ना यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ तक वापस आएगा, एक सीधा वायर ही था, एक लंबा वायर था, और उस वायर को हमने घुमा दिया। अब हम ये कहेंगे ये जैसे वायर को घुमा दिया, वायर को हमने एक शेप दे दी, एक स्ट्रेट लाइन इधर, एक स्ट्रेट लाइन इधर, एक स्ट्रेट लाइन इधर और एक इधर। तो हमने इसको एक रेक्टेंगुलर कॉइल की शेप दे दी। रेक्टेंगुलर कॉइल की हमने नेमिंग इस तरीके से करी है बेटा कि ये वाला पॉइंट हो गया P, इस वाले को मैंने कह दिया Q, इस वाले को बोल दिया R और इस वाले को बोल दिया S। अब आप ये देखिएगा कि जनरेटर क्या होता है। जनरेटर एक वो डिवाइस होती है जिसमें हम फोर्स प्रोवाइड करते हैं, और फोर्स प्रोवाइड करने पर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। दूसरा इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है मोटर। मोटर में क्या करते हैं, मोटर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से फोर्स प्रोड्यूस करती है मोटर। जैसे कि हम घरों में अपने फैन देखते हैं, तो फैन में क्या होता है कि फैन में जो आपने देखा है कि साइड में तो ब्लेड्स निकले रहते हैं, लेकिन बीच में जो एक जो मशीन होती है छोटी सी, उसी को मोटर बोलते हैं। तो मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर हमको फोर्स मिलती है, और वो फोर्स जो है वो गोल गोल घूमती है, तो उसी को हम बोल देते हैं कि वो टॉर्क प्रोवाइड कर रही है, और फिर वो ब्लेड्स घूमते हैं तो हमको हवा मिलती है। अब उसमें होता क्या है कि एक तो होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है मोटर के केस में, और दूसरा होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल लगता है जनरेटर के केस में। लेफ्ट हैंड रूल में किस तरीके से याद करते हैं, याद होगा आपको, 10th में करा होगा। ये तो होता है फोर्स का डायरेक्शन, जो थंब है, थंब तो फोर्स की डायरेक्शन देता है, और ये देता है हमको करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और सेंट्रल फिंगर हमको देता है मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन। ये फोर्स, थंब इज फॉर फोर्स, दिस इंडेक्स फिंगर इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेंट्रल फिंगर इज फॉर करंट। तो ये हो जाता है। और जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है उसमें सिर्फ एक चीज का अंतर होता है कि ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये करंट नहीं बोलकर इसको इंड्यूस्ड करंट बोल देते हैं। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट वो करंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होने वाले करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो देखो, इसको याद रखने का बस सिंपल तरीका आपने पहले भी करा होगा। ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एफ, एम और सी ये करंट है। तो फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, एफ इज फॉर फोर्स, एफ इज फॉर फोर्स एंड फादर, एम इज फॉर मदर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी इज फॉर करंट एंड चिल्ड्रन। तो फादर मदर चिल्ड्रन ऐसे करके इसको याद कर लेते हैं। अब देखिएगा जनरेटर में हम क्या करते हैं कि फोर्स प्रोवाइड करते हैं with the help of diesel, with the help of petrol, or with the help of wind energy, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बोले तो विद द हेल्प ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। हम किसी भी तरीके से फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब वो जो फोर्स होता है उस फोर्स को और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को इस्तेमाल करते हुए तीसरी चीज अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है। तीसरी चीज होती है करंट। तो हम प्रोवाइड क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पर है ही, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, तो आप अपने राइट हैंड को, बिकॉज इट इज जनरेटर, जनरेटर है तो यहाँ पर मैग्नेट की वजह से करंट इंड्यूस होगा यानी कि प्रोड्यूस होगा। तो इसमें मैं राइट हैंड थंब रूल, राइट फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपने इसको राइट हैंड को ऐसे एडजस्ट करा कि जो ये इंडेक्स फिंगर है दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये वाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब आप देखिएगा मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, ये तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। अब थंब जो है, थंब अंदर की तरफ है, लेकिन हमारी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो ऐसे रखी हुई है। अब मेरे हाथ में है कि मैं इसको PQ को इस तरह से घुमाऊं, क्लॉकवाइज घुमाऊं, या मैं इसको उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो सेंट्रल एक्सिस है, ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये इस तरीके से घुमा रहे हैं हम इसको ऐसे, ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर इसमें हमें क्या देखना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में हमने ये देखा कि मैंने इसको इस तरीके से घुमाना शुरू करा। इस तरह से घुमाना शुरू करने का मतलब क्या है कि PQ ऊपर की तरफ जाएगा इस तरफ, और RS नीचे की तरफ जाएगा, फिर RS ऐसे आ जाएगा और PQ ऐसे चला जाएगा। तो अगर PQ इस इंस्टेंट पर है, इस इंस्टेंट पर अगर मैं फोर्स देखूं तो फोर्स कहाँ लग रही है बेटा, ऊपर की तरफ।
इस पर फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, और जब इस पर फोर्स ऊपर की तरफ है तो ऑटोमेटिकली इस पर फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, बिकॉज ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है जिसके चारों तरफ मुझे इसको कॉइल को ऐसे ऐसे रोटेट करना है। तो कॉइल को रोटेट मैं करूंगा, बस एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखकर कॉइल को रोटेट मैं करूंगा, बदले में ये कॉइल मुझे करंट प्रोड्यूस करके देगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने फोर्स यहाँ पर लगा दिया विद द हेल्प ऑफ डीजल, या चलिए कोई बात नहीं, हमने कहा कि हमने यहाँ पर एक हैंडल लगा दिया और हैंडल लगा के हैंडल को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। जब तक मैं हैंडल को घुमाता रहूंगा तब तक करंट आता रहेगा। करंट आएगा किस तरह से वो देखिएगा। करंट कैसे आया, भाई फोर्स है ऊपर की तरफ, तो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, यानी कि अब मैं फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसको इस्तेमाल करूंगा मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखते हुए नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे होगा, लेकिन फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, तो इस फिंगर को ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ रखते हुए थंब को ऊपर की तरफ करा, तो मेरी जो सेंट्रल फिंगर है वो कहाँ चली गई, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब क्या है कि करंट की डायरेक्शन बेटा ये हो गई अंदर की तरफ। बताइए जी, इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया। हाँ सर। यस सर। करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गई। फिर क्या करेंगे, अब मैं बात करता हूँ इसकी, ये वाला जो साइड है कॉइल का, एक कॉइल की एक साइड तो हो गई पीक्यू, दूसरी साइड है आरएस। तो अब देखिएगा यहाँ पर फोर्स जा रहा है नीचे की तरफ, फिर से राइट हैंड को एडजस्ट करो, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगा नॉर्थ से साउथ, क्योंकि मैग्नेट मैंने फिक्स कर रखी है, चिपका रखी है। और जो थंब है, क्योंकि अब फोर्स नीचे की तरफ है तो थंब को ऐसे कर लो नीचे की तरफ। तो इंडेक्स फिंगर तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, थंब नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इस जगह जो फोर्स है ये नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो अब सेंट्रल फिंगर कहाँ है, आगे की तरफ। सेंट्रल फिंगर आगे की तरफ, यानी कि करंट बाहर की तरफ। करंट आ गया बाहर की तरफ। जब करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो आप ये देखिएगा, करंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि करंट अपना लूप कंप्लीट करता है। तो ये क्या हुआ, करंट पी से क्यू की तरफ गया, फिर यहाँ पर क्योंकि वायर कनेक्टेड है, वायर में कहीं पर कोई गैप नहीं है, तो पी से क्यू तक जाएगा तो क्यू से आर तक भी जाएगा, और फिर जैसे ही आर पॉइंट से और एस की तरफ उसने आर पॉइंट पर पहुंचा, तो उसने देखा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से भी करंट जो है वो आर से एस की तरफ ही आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। तो करंट यहाँ आ गया बाहर की तरफ। चलिए जी, तो अब करंट इधर आ गया, तो करंट जब यहाँ आया तो कहाँ गया, B1 तक, यहाँ रिंग 1 तक। रिंग 1 से ब्रश कनेक्टेड है कार्बन का, वो क्यों कनेक्टेड है अभी 5 मिनट बाद बताऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि रिंग 1 जो है, रिंग 1 हम कॉपर का बनाते हैं, रिंग 1 जो है वो भी कॉपर का ही होता है। और ये जो ब्रश है, ब्रश बनाते हैं हम कार्बन का। कार्बन का क्यों बनाते हैं अभी बताता हूँ 5 मिनट में। तो रिंग 1 जो है वो कॉपर का है, और जो ब्रश 1 है कार्बन का। तो कॉपर और कार्बन दोनों के दोनों कंडक्टर हैं। तो करंट यहाँ से आया ब्रश 1 में गया, ब्रश 1 से करंट जाएगा यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे जाकर ये आएगा यहाँ पर बल्ब में। अगर करंट अपना लूप कंप्लीट कर रहा है तभी बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर P से Q तक करंट जा रहा है, यानी कि करंट ऐसे ही आ रहा होगा पीछे से ऐसे। तो यस, इसको पाथ मिल गया, करंट ने ऐसे अपना पाथ कंप्लीट करा, इधर से आया RS से आया, B1 R1 में गया, B1 में गया, B1 से इस वायर में आया, बल्ब में आया, बल्ब से फिर B2 में गया, R2 में गया, और फिर फाइनली इसने अपना लूप कंप्लीट कर लिया। लेकिन जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगी, साइकिल कैसे कंप्लीट होगी कि PQ इस तरीके से, ये कॉइल है, ये ऐसे 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 घूमेगी इस तरीके से, तो PQ जो है, PQ आ जाएगा RS की पोजीशन पर, RS घूमकर आ जाएगा PQ की पोजीशन पर, फिर वापस RS यहाँ पर आया, फिर RS यहाँ से घूमकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, और PQ वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन। तो देखो है क्या कि अगर मैं आधी साइकिल की बात करूं, हाफ साइकिल की, तो हाफ साइकिल में PQ यहाँ से पलटकर RS की जगह आ गया, और RS यहाँ से पलटकर PQ की जगह पर आ गया। ठीक, अब ध्यान से सुनना नहीं मेरी बात। तो RS इधर आ गया, RS कैसे था PQ, और PQ इधर आ गया, तो Q इधर आ गया और P इधर आ गया। ठीक है,
होता है। अब जो यहाँ पर पहले PQ था और PQ किससे कनेक्टेड था, R2 से कनेक्टेड था, चिपका हुआ था, इसके साथ सोल्डर्ड था। तो जब ये घूमा तो अब क्या हुआ, ये इस तरीके से PQ यहाँ पर था, तो जब ये घूमकर यहाँ पर आया तो ये लंबे वाला वायर R2 से कनेक्टेड है। इसका मतलब अब ये छोटे वाला वायर तो इससे कनेक्टेड हो गया, मतलब RS यहाँ पर है, छोटा इससे कनेक्टेड था, और लंबे वाला यहाँ आ गया। और अब हम क्या देख रहे हैं कि जब पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है कि पहले जहां PQ में करंट अंदर की तरफ जा रहा था और RS में करंट बाहर की तरफ आ रहा था, अब PQ में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और PQ में जब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब PQ इज कनेक्टेड विद R2, PQ R2 के साथ कनेक्टेड था और R2 B2 के साथ कनेक्टेड था, तो करंट अब आ रहा है B2 में। पहले B2 से जा रहा था, अब B2 में आ रहा है करंट, तो अब करंट आएगा B2 में। उसी तरीके से अब पहले B1 में से आ रहा था, B1 में करंट आ रहा था, अब B1 में से करंट जाएगा, बिकॉज B1 R1 में कनेक्टेड है, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन बदल गई। बताइए समझ में आ गया या नहीं? Yes, sir. तो अब आप ये देखिएगा कि एक हाफ साइकिल में, पहली हाफ साइकिल में करंट जा रहा था B1 से B2 की तरफ, B1 से B2 की तरफ फर्स्ट हाफ साइकिल में, जब PQ यहाँ था और RS यहाँ था। अब क्या हो गया, PQ पलटकर इधर आ गया और RS इधर आ गया। दूसरी हाफ साइकिल में जब PQ नीचे की तरफ गया और RS ऊपर की तरफ गया, तो करंट B2 से B1 की तरफ। तो क्या हुआ, फर्स्ट हाफ साइकिल में I passes from B1 to B2, and second half cycle I passes from B2 to B1। तो एक ऐसा करंट जो हर हाफ साइकिल में अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, ऐसे करंट को मैं बोलता हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट। आप कहोगे क्या बल्ब के ग्लो पर उसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्ब जो है, बल्ब में सीधा सीधा ये बल्ब है या कोई फैन है या कोई भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लगाया, तो उसमें तो बस करंट फ्लो होना चाहिए, चाहे वो राइट से लेफ्ट फ्लो हो, चाहे वो लेफ्ट से राइट फ्लो हो। ठीक है, तो उसकी तो पोलैरिटी बार बार चेंज हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सीधा सीधा फंडा इतना है कि करंट फ्लो होना चाहिए, ये नहीं कि इधर जो है, इधर तो करंट यहाँ से इधर B1 से B2 आ रहा है और इस तरफ B2 से B1 जा रहा है, तो वो करंट जब क्लैश हो जाएगा, तो ऐसे केस में जो है, ऐसे केस में जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, वो सर्किट प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो आप ये समझिएगा कि जब हम बात करेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल की, तो करंट B1 से B2, और सेकंड हाफ साइकिल की तो करंट B2 से B1। तो हर हाफ साइकिल में एक ऐसा करंट जो हर हाफ साइकिल में अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो बाई प्रोवाइडिंग फोर्स टू दिस रेक्टेंगुलर कॉइल व्हिच इज मेड अप ऑफ कॉपर, जब मैंने इसको फोर्स प्रोवाइड करा तो करंट इसने प्रोड्यूस कर दिया, और उस करंट को ही हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। बताइए क्लियर है? ये वही चीज है जो 10th में आप Yes, लोग एक sir. बार पढ़ भी चुके हो। हाँ सर। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद में इसमें E is equal to E naught sin omega t, I is equal to, बस बेटा इतना ही है, बाकी तो है, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। हाँ सर। बाकी और कुछ नहीं है, एसी जनरेटर का वर्किंग है, तो वर्किंग मैं आपको नोट्स में इसके भेज दूंगा। हाँ, फिनिश है चैप्टर, और कुछ है नहीं। तो इसके बाद फिर अगला स्टार्ट करेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कल कर लूँ जी इसको स्टार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। सर रे ऑप्टिक्स कर ले स्टार्ट। वेव ऑप्टिक्स कर लेते हैं, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मामूली से ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा है नहीं। वेव नहीं सर, रे ऑप्टिक्स। अच्छा, रे ऑप्टिक्स छोटा है बताओ। ये 2 चैप्टर बचेंगे, इसके छोड़े थोड़े दिन के लिए। सर। रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ज्यादा। हाँ हाँ मालूम सर, है। थोड़ा लेंदी भी है वो चैप्टर। तो ठीक है, पहले फिर रे ऑप्टिक्स कर लेते हैं। ठीक है।
है ना? ठीक है, तो मैं देखता हूँ कल आप लोग फ्री हैं, 1:30 पर रख लूँ क्या क्लास? यस हाँ सर। सर। है ना? तो कल मैं आपको बताता हूँ कि 1:30 पर, या वैसे भी कल तो सैटरडे की तो छुट्टी होगी ना शायद। नहीं सर, मेरा